प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं देवेश महाराज। हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की सहायता से अपवर्तन की व्याख्या। अपवर्तन की व्याख्या का मतलब स्नेल का नियम। स्नेल के नियम में क्या होता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1n2। 1n2 का मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या इसको n मान लेते हैं तो n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो देखिएगा फिगर इसका, मैं मान लेता हूं कि इस पर एक तरंगाग्र है जो कि तिरछा आपतित होता है। ये रही तरंगाग्र की कंडीशन। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है कि प्रकाश की जो किरण होती है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है। दूसरे माध्यम में जाती है तो यहाँ आपको बताया जाता है यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अवलंब की तरफ झुक जाती है, और अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अवलंब से दूर हट जाती है। तो मान लेता हूँ ये हमारे पास पहला माध्यम है, ये हमारे पास कौन सा, इसका अपवर्तनांक है हमारे पास n1, और ये माध्यम है हमारे पास विरल। अच्छा, और ये दूसरा माध्यम है हमारे पास, ये इसका अपवर्तनांक है n2, और माध्यम कैसा हमारे पास है, माध्यम है ये सघन। सघन माध्यम है तो इसके लिए यहाँ अविलंब बनाना पड़ेगा, तो हम यहाँ एक अविलंब खींचते हैं। तो ये हमारे पास एक अविलंब रहा, और ये तरंगाग्र क्या हमारे पास तिरछा आपतित होता है। तरंगाग्र हमारे पास कंडीशन क्या रहेगी, ये हमारे पास तरंगाग्र रहेगा और ये हमारे पास तरंगाग्र रहा। तरंगाग्र अब क्या होता है, यहाँ से तो तरंगाग्र आगे बढ़ेगा, इस तरीके से बढ़ता 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 कहाँ तक पहुँच जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये यहाँ तक पहुँच गया, ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। लेकिन ये वाला, अब ये जो प्रकाश की किरण है वो क्या कर रही है, ये तो किरण है, किरण इसकी कैसी होती है, लंबवत होती है। तो ये एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, ये एंगल हमारे पास हो जाएगा 90 हो गया। अब क्या होता है, यहाँ से जो प्रकाश की किरण जाएगी दूसरे माध्यम में, विरल से किस में जा रही है, सघन में जा रही है। और जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है उसका वेग भी कम हो जाता है, उसका वेग कम हो जाता है तथा अवलंब की ओर झुक भी जाती है। तो ये हमारे पास प्रकाश किरण कैसी जाएगी, ये हल्की सी झुक जाएगी, ठीक। किस तरीके से जाएगी, यूँ जाएगी, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ तक आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे यूँ एक चाप लग गया हमारे पास, यूँ करके ऐसे आएगी। तो क्या करते हैं, इसकी स्पर्शी खींच देते हैं। जो स्पर्शी खींच देते हैं, जो स्पर्श रेखा आती है वो क्या होती है, वो हमारे पास अपवर्तित तरंगाग्र होता है। तो अपवर्तित तरंगाग्र की कंडीशन हमारे पास ये रहेगी, ये कंडीशन रही हमारे पास। तो ये हमारे पास एक अविलंब रहा। तो ये प्रकाश की किरण है ये भी आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ने की कंडीशन में जो हमारे पास यूँ चली गई और यूँ चली गई। अब हमारे पास समझिएगा कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है आपतन कोण। ये हमारे पास कौन सा कोण है, अपवर्तन कोण है। ये एंगल 90 का होगा। जो किरण होती है वो हमारे पास किसके, तरंगाग्र की कैसी होती है, लंबवत होती है, और यहाँ पे स्पर्श रेखा खींची गई है। तो ये भी एंगल कितने का रहेगा, 90 का रहेगा। और पहले माध्यम में हमने चाल मानी है वो मान ली है हमने B1, और दूसरे माध्यम में जो चाल मानी है हमने कौन सी मान ली है, B2। तो कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास जो हमारे पास तरंगाग्र है ये A B कैसा आपतित होता है, तिरछा आपतित होता है।
तिरछा आपतित होने के बाद ये क्या होता है, यहाँ पे टकराता है, टकराने के बाद इसका क्या होता है, यहाँ से द्वितीयक तरंगाएं निकलती हैं जो कि दूसरे माध्यम में जाती हैं। दूसरे माध्यम में इनकी चाल क्या होती है, इनकी चाल कम हो जाती है, क्योंकि माध्यम हमारे पास कैसा है, ये सघन है। अगर ये विरल होता तो चाल क्या होती, बढ़ जाती। जितने समय में बिंदु बी से यहाँ तक हम कहाँ बी डैश तक आ पाते हैं, उतने समय में बिंदु ए हमारे पास कहाँ तक आ जाता है, ए डैश तक आ जाता है। कहाँ तक आ जाता है, ए डैश तक आ जाता है। अगर ये समय हमारे पास टी है तो पहले माध्यम में क्या करेंगे, पहले माध्यम हम ये दूरी निकाल लेंगे बी से लेके बी डैश तक, क्योंकि पहले माध्यम जो चाल है हमारे पास कितनी है, वो b1 है, और दूसरे माध्यम में चाल हमारे पास कितनी है, b2 है। और पहले माध्यम का जो अपवर्तनांक है हमारे पास कितना, n1 है, और दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है हमारे पास कितना है, n2 है। तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा, हमारे पास अगर हम पहले माध्यम का अपवर्तनांक निकालें तो अपवर्तनांक निकालने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, n1 बराबर हमारे पास यूँ हो जाएगा, n बराबर हमारे पास होता है c/v। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, तो n1 हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से बेटा n1 हो जाएगा हमारे पास c/v1, और n2 हो जाएगा हमारे पास c/v2। तो n1 कितना रहेगा, c/v1, और n2 कितना रहेगा, c/v2। अगर यहाँ से b1 निकालें तो इट मीन्स b1 बराबर हमारे पास हो जाएगा c/n1, और यहाँ से अगर हम b2 निकालें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, c/n2। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो हम लिखते हैं माना एक समतल तरंगाग्र भाग AB पृष्ठ M डैश पर तिरछा आपतित होता है। आपतन कोण कितना है, I है। तथा अपवर्तन कोण R है। और अपवर्तित तरंगाग्र तथा गाग्र A डैश B डैश है। तो बताया गया कि जितने समय में बिंदु B से तरंगाग्र B डैश तक पहुंचता है, ठीक उतने ही समय में बिंदु E से चलने वाली द्वितीयक तरंगा हमारे पास कहाँ पहुंच जाती है, A डैश तक पहुंच जाती है। तो हमारे पास दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर हमारे पास क्या है, चाल गुणा समय। तो हमारे पास दूरी कितनी है, हमारे पास VB डैश, इसमें चाल कितनी हमारे पास है, V1 है, और हम समय मान लेते हैं T, तो VB डैश बराबर V1 इंटू T। हमारे पास क्या होगा कि बिंदु ए से जो द्वितीयक तरंगा चलेगी कहाँ तक पहुंचेगी, ए डैश तक पहुंचेगी। तो लेकिन इस माध्यम में प्रकाश की चाल हमारे पास कितनी है, V2 है। तो हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे, ए डैश बराबर V2 इंटू T। तो ए डैश की वैल्यू निकल आई हमारे पास, और VB डैश की वैल्यू निकल आई। अब हम आते हैं समकोण त्रिभुज हमारे पास ABV डैश में। समकोण त्रिभुज
ए बी बी डैश में, अगर समकोण त्रिभुज ए बी बी डैश में चले जाते हैं, हम साइन आई निकालें, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और जो कोण लिया जाता है उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है हमारे पास, लंब होती है। तो साइन आई इज इक्वल टू हमारे पास लंब कितना रहेगा, बी बी डैश, और कर्ण कितना रहेगा हमारे पास, ए बी डैश। लेकिन बी वी डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे, वी वन इंटू टी। तो साइन आई इज इक्वल टू वी वन इंटू टी अपॉन ए बी डैश। इक्वेशन नंबर कौन सा रहा हमारे पास, फर्स्ट रहा। अब आते हैं समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश में। ए डैश बी डैश में, ए डैश बी डैश में हमारे पास साइन आर निकालते हैं, इसकी लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा ए डैश साइन आर इज इक्वल, लंब हमारे पास कितना ए डैश, और कर्ण कितना रहेगा ए बी डैश, ए डैश अपॉन ए बी डैश। तो साइन आर इज इक्वल टू ए डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी बेटा, वी टू टी अपॉन ए बी डैश। इक्वेशन नंबर हमारे पास कितना रहा, सेकंड। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगा देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगाइएगा। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा, वी वन टी अपॉन ए बी डैश, और नीचे हमारे पास कितना है, बी टू टी अपॉन ए बी डैश। तो यहां क्या रहेगा, पहली चौथी और दूसरी तीसरी का गुणा होता है, तो हमारे पास क्या रहेगा यहाँ बेटा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू बी वन टी इंटू ए बी डैश अपॉन बी टू टी इंटू ए बी डैश। ए बी डैश से ए बी डैश चला गया, टी से टी चला गया, तो हमारे पास क्या बचा बेटा यहाँ पे, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू वी वन अप। देखिएगा हमारे पास क्या बचा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू। बट आपको बताया गया था वी वन इज इक्वल टू सी अपॉन एन वन और वी टू इज इक्वल टू सी अपॉन एन टू। तो हमारे पास क्या रहेगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू सी अपॉन एन वन और सी अपॉन एन टू। सी से सी कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन आई अपॉन साइन आर। एन टू ऊपर चला जाएगा और एन वन नीचे आ जाएगा, एन टू अपॉन एन वन, और एन टू अपॉन एन वन को हम लिख सकते हैं वन एन टू। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू वन एन टू, और वन एन टू को हम क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं। तो साइन आई
अपॉन साइन आर इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहा, एन रहा, जो कि हमारे पास क्या है, जो कि अपवर्तन का नियम है। अपवर्तन के नियम में क्या होता है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, एक नियतांक होता है। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्नेल का नियम। आज के वीडियो में इतना ही, फिर आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।